ओम शांति। तो मैं ब्रह्मा बाबा के जीवन की बात करना चाहता हूँ। उनके जीवन को आप सबने भी पढ़ा होगा। आदिदेव किताब है और भी कई किताबों में ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में बातें बताई गई है। आप जानते हैं ब्रह्मा बाबा का जन्म जो है वो लौकिक जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ, परंतु क्या करना पड़ा, पहला परिवर्तन कहाँ आया? ड्रामा के अनुसार बाबा को हैदराबाद छोड़ना पड़ा और पहले पहले कारोबार सीखने के लिए बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे में कारोबार सीखा और फिर परिचय लोग थे, उनके कारण उनके साथ में मिल करके कराची अपने कलकत्ता गए और कलकत्ते में जा कर के नौकरी शुरू किया। तो देखो पहला टर्न कहाँ हो गया? कराची। कराची से ड्रामा अनुसार बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे से फिर ड्रामा अनुसार क्या हो गया? कलकत्ता जाना पड़ा। ड्रामा ने कैसा टर्न लिया? हाँ, बाकी अपनी जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ है उसको छोड़ के जाना और आगे बढ़ना। और कई बार कई लोग नहीं कर सकते, नहीं आगे बढ़ने के लिए जा सकते, छोड़ नहीं सकते। बाबा ने वो भी छोड़ा, कलकत्ते जाकर के नौकरी शुरू किया। आपको मालूम है ब्रह्मा बाबा ने नौकरी जब शुरू किया डायमंड मर्चेंट्स के पास, ज्वेलरी मर्चेंट्स के पास, तो उनका पगार था 17 रुपया और 2% कमीशन। वो सेल्समैन थे जो ज्वेलरी बेचते हैं ना, उसकी बिक्री करने के लिए जो निमित्त बनता है वो सेल्समैन जो है उसको 2% कमीशन मिलता है। 17 रुपया पगार। आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, हाँ कहीं उसमें नौकरी करते होंगे, उसको 17 रुपया से तो ज़्यादा महीने का पगार मिलता होगा। कोई यहाँ ऐसा है हाँ जिसका मंथली पगार 17 रुपये से कम हो? तो कोई नहीं है। 17 रुपये से ज़्यादा होगा। मतलब उस जमाने में ब्रह्मा बाबा का पगार 17 रुपया प्लस 2% कमीशन। हमारे नारायण दादा ने हमको बताया कि बाबा का पहला वर्ष का एवरेज पगार 23 रुपया थी, एवरेज पगार। क्योंकि 17 रुपया पगार और कमीशन, तो सारे साल का कमीशन गिनती करे तो करीब 72 रुपीज़ पगार कमीशन मिला हुआ था। उस प्रकार से एवरेज पगार 23 रुपये का था। आप देखिए ड्रामा की बलिहारी कैसी, हाँ बाबा की 23 रुपये के द्वारा, 23 रुपये की कमाई के द्वारा जीवन की शुरुआत की। फिर क्या हुआ? बाबा आगे बढ़ते रहे, बाबा आगे बढ़ते रहे और फिर बाबा और उसके साथ में काम करने वाला एक दूसरा था, मुनीम था उस कंपनी का, साईं राम करके। साईं राम और बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ने मिल करके अपनी लकी बाबू की दुकान शुरू किया, अपनी ज्वेलरी का धंधा शुरू किया। देखो वो ड्रामा का टर्न, कहाँ नौकरी थी, नौकरी से टर्न लेकर के कहाँ गए? कलकत्ते में ही अपनी दुकान खोल दी। आप समझे? बाबा सेल्समैन थे और वो जो साईं राम जो था वो मुनीम था, वो हिसाब किताब लिखने वाला था। और इसके आधार पर बाबा ने भी धंधा आगे बढ़ाया और ड्रामा भी उनको अनुकूल रहा। अनेक लोगों का परिचय में आए, राजा महाराजाओं के परिचय में आए, नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, ऐसे बहुत सी राजाओं के परिचय में आए। और उसके परिणाम रूप बाबा का धंधा जो है बहुत ही अच्छा चला, कमाई भी काफ़ी अच्छी बाबा ने किया। तो ये ड्रामा ने बाबा को बहुत अच्छा आगे बढ़ने का, धन कमाने का रास्ता बताया। वो अच्छा है, ड्रामा का पार्ट अच्छा था, परंतु साथ ही अंदर ही बाबा ने क्या हो गया आपको मालूम नहीं होगा। बाबा के 2 बच्चे और 3 बच्चियाँ थी। तो एक बड़ा बच्चा था किशनचंद। किशनचंद की शादी की बात आई तो बाबा ने दादी ब्रिजेंद्रा जो है उसके परिवार को देखा हुआ था। तो बाबा ने नक्की किया था कि इसका नाम राधिका थी, दादी ब्रिजेंद्रा का। और राधिका जो है ना, उसकी शादी मेरे बड़े बेटे किशनचंद के साथ होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया बाबा ने? उस ब्रिजेंद्रा दादी का भाई को कलकत्ते बुलाया। वो कुछ काम के आया था तो अपने पास भी बुलाया, भाई हमारा कराची का, हैदराबाद का है, उस प्रकार से। और अपनी दुकान बताई, दुकान के अंदर ज्वेलरी बताई है, इस राजा के लिए ज्वेलरी बनी है, इस राजरानी के लिए बन रही है, इस प्रकार से इतनी चीज़ें अच्छी बताई।
और दूसरी आप सबको मालूम नहीं होगा बाबा के जीवन की बात। बाबा डायमंड खरीदते थे, बाबा डायमंड खरीदते थे, परंतु उसकी टर्म्स ये थी, उसका पेमेंट जो है 6 से 12 महीने के बीच में देने का। आप समझे, धंधा के अंदर जो व्यापारी है उसको मालूम है हम पैसा जल्दी नहीं मिलता है, कभी 6 महीने के बाद मिलता है, कभी 8 महीने के बाद मिलता है, कभी 12 महीने के बाद। तो 6 महीने से 12 महीने के बीच में देना होता था। तो बाबा क्या करते थे, बाबा जो बाबा का ज्वेलरी जो है ना फटाफट बिक्री होती थी। ज्वेलरी जो है ना बनी और बनने से पहले ही उसके लिए ऑर्डर आ जाता था, अर्थात ऑर्डर पर बाबा ज्वेलरी बनाते थे। तो परिणाम रूप क्या हो गया कि जो डायमंड जो थे उसकी तो बिक्री 15 दिन में हो गई और पैसा आ गया। और पैसा देने का जो था मालिक जिससे खरीद किया डायमंड उसको 1 साल के बाद देना था। तो बाबा ने क्या किया, पैसा हुंडी पर ब्याज पर देना शुरू किया। आप समझे मेरी बात को, जो व्यापारी हो गया उसको मालूम होगा बाबा ने हुंडी पर ब्याज पर पैसा देना शुरू किया। इसके कारण बाबा की आबरू जो होती है, प्रेस्टीज जो होती है बहुत बढ़ गई, क्योंकि बाबा हुंडी पर पैसा देते थे और लाखों रुपया देते थे। इसका मतलब ये हो गया कि सबको ऐसा लगा कि ये तो बहुत पैसे वाला है। आप समझे, ड्रामा ने कैसे मदद किया बाबा का एक इमेज बिजनेस के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर बढ़ाने के लिए। ड्रामा अनुसार डायमंड का पैसा 1 साल के बाद देने का और पैसा कैश में जल्दी आ जाने का। उसके बाद हुंडी पर 3-3 महीने की हुंडी होती है, जिन्हों को बिजनेस किया हुआ है उनको मालूम होगा। 3-3 महीने की हुंडी के वो पैसा देते थे और इसके कारण कलकत्ता के बिजनेस सर्कल में बाबा का बहुत 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 नाम बढ़ गया। परिणाम रूप क्या हो गया, तो बाबा की इमेज भी बढ़ गई, सोशल इमेज भी बढ़ गई। फिर आदि ब्रिजेंद्रा का भाई ने देखा बहुत ही अच्छी कारोबार होती है, तो उसने जा करके अपने पिताजी जो है श्यामल आसुमल करके हैदराबाद की सिंधी परिवार की बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी थी। तो उसकी बेटी थी राधिका बहन। तो उनके साथ उसने नक्की किया, उसके भाई ने बताया कि मेरी बहन का अपने पिताजी को जा करके बोला कि मेरी बहन की शादी इनका लड़का जो है दादा लेखराज का कृष्णचंद, जिसको शॉर्ट में किशु कहते थे, किशु भाई के साथ होनी चाहिए। शादी उनके साथ हुई। इस प्रकार से बाबा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन अच्छा हुआ। बहुत शुरू में तो अच्छे अच्छे रहे, बाबा के जीवन में अच्छे आए, परंतु उसके बाद क्या हुआ, बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। मालूम है ना, शिव बाबा की प्रवेशता हुई। शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उसके कारण क्या हो गया, ब्रह्मा बाबा ने अपना पार्टनर, जो बाबा तो बनारस गए थे, बनारस से हैदराबाद आए और हैदराबाद में आकर के बाबा ने अपना ज्ञान देने का कारोबार शुरू किया। देखो ड्रामा कैसा टर्न लेता है, धंधा के अंदर से बाबा ज्ञान सुनाने के कारोबार में आ गए। कितना ड्रामा ने टर्न लिया। और बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया कि तुमको जो देना है मुझे दे दो, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं अभी कलकत्ता नहीं आऊँगा। तो ड्रामा अनुसार उनके पार्टनर ने, आप जानते हैं कि जिसके हाथ में पैसा होता है उसके ही वो अपना पैसा ज़्यादा ले लेता है। तो उसने क्या किया, अपने साई राम पार्टनर जो था उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे तो डायमंड बेचने को आता ही नहीं है, मेरा पहचान नहीं है डायमंड क्या होता है, कैसे होता है, कितने कैरेट का होता है, क्या होता है वो सारा। इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को लिखा कि मेरे अपने धंधे में जो कैश है, अगर कैश बैंक बैलेंस है और जो पैसा उगरानी में बिक्रिया हुआ माल है उसका पैसा आने वाले है, वो सब मैं ले लेता हूँ। और आपके पास, आपको मैं स्टॉक में जो भी डायमंड है और जो भी डायमंड ज्वेलरी बन रही है, यहाँ तो जेवर बन रहे हैं, गोल्ड सिल्वर आदि जो भी है वो सब मैं आपको दे देता हूँ। इसी को एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साई राम की ये चीटिंग थी। पैसा खुद ने ले लिया और वैल्यू ऑफ जो ज्वेलरी जो बाबा को मिली स्टॉक में,
वो उसके कम थी। बाबा ने कहा जो भी है ड्रामा है। तो बाबा ने कम दाम वाली ज्वेलरी ले लिया, साईं राम को भले पैसा दे दिया, बाबा ने ड्रामा कर करके छोड़ दिया। और फायदा क्या हुआ? आप सबने सोचा नहीं होगा बाबा को क्या फायदा हुआ। बाबा के पास डायमंड आ गए, तो बाबा ने क्या किया, डायमंड अपने पास रख दिया स्टॉक में, और जैसे जैसे जरूरत पड़ी इस प्रकार से डायमंड बेचते गए। कलकत्ते में जाकर के दादा विश्व किशोर जो है वो जाकर के कलकत्ते में बेचता था बाबा ड्रामा अपने डायमंड। और क्या हो गया, मैं दाम तो बढ़ते रहते हैं, हाँ, हर चीज के दाम बढ़ते रहते थे। बाबा का उस जमाने में जो था 9 रुपये की एक गिनी थी, उसको बढ़ते गई बढ़ती गई। आज को आप जानते हैं कितने 22-25 हज़ार रुपये की एक गिनी हो गई है, एक मोहर जो होती है सोना मोहर। तो इस प्रकार से दाम बढ़ते गए, दाम बढ़ते गए। इसके कारण क्या हो गया, जब बंटवारा हुआ तब बाबा के हिस्से में कम अमाउंट की ज्वेलरी और स्टॉक मिला, परंतु दाम आस्ते आस्ते बढ़ता गया। और जो उसका साईं राम जो था उसके पास तो कैश कैश में ही रही, कैश कैश में रही। तो वो तो दाम दाम बढ़ेगा तो कैश का तो कुछ नहीं फायदा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। पर चीज जो थी बाबा के पास डायमंड के रूप में जो चीजें जो थी उसका दाम बढ़ता गया। तो देखो ड्रामा ने कैसा टर्न लिया। साईं राम ने अपने पास कैश सब रख दी, तो उसका ड्रामा अनुसार नुकसान ही होता रहा, क्योंकि दाम बढ़ते गए, पैसा पैसा ही रहा। और यहाँ ब्रह्मा बाबा के पास डायमंड का कैसा बढ़ता गया, दाम बढ़ता गया, और उसके परिणाम रूप क्या क्या हो गया। कारोबार में आगे बढ़ते गए, और बाबा के उस धन के आधार पर ये यज्ञ की स्थापना भी हुई। और 250, 300 या 400, कभी पहले 400 थे, ऐसे भाई बहन आए, उनके साथ में भी बैठ करके उनकी पालना का कारोबार किया। कराची से हैदराबाद, बॉम्बे आए, अरे अपने आबू में आए। आप जानते हैं शुरू के अंदर क्या हुआ, ड्रामा के अंदर ड्रामा ने क्या क्या परीक्षा लिया बाबा की और अपने दैवी परिवार की। क्योंकि आबू में ठंड बहुत थी, और कराची में तो समुद्र किनारे था, इसे ठंड नहीं थी, यहाँ के ठंडी थी। और फिर क्या था, यहाँ का पानी जो है मिनरल वाटर था, भारी था, तो कईयों की तबीयत बिगड़ी, कहीं क्या क्या हो गया। किस प्रकार से चलता रहा बाबा ने यज्ञ को कैसे संभाला। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। बीमारियों के पेपर के समय पर ड्रामा अनुसार जो भी बीमार पड़े इन सबको बाबा ने संभाला, और सबको अच्छी से तबीयत उसकी अच्छी करके हम बाबा ने माउंट आबू में रहने का प्रबंध किया। इतने में क्या हुआ, ड्रामा प्लान अनुसार ब्रिज कोठी जो है, वो ब्रिज कोठी का मकान सरकार का हो गया था, क्योंकि एक राजा का था, और राजा की सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास, सरकार ने ले लिया था सब राजाओं की प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कह दिया कि ये मकान खाली करो, ब्रिज कोठी का मकान खाली करो। तो उस टाइम पर तो सहज रीति से मिल गया, भरतपुर कोठी और दूसरी एक थी कोई कोठी, वो 2 मकान मिल गया, और वो शिफ्ट वहां पर हो गया। परंतु ये भी ड्रामा अनुसार है, एक घर छोड़ना दूसरा घर लेना, वो ड्रामा का परीक्षा तो आती है ना, और उस हम सबके सामने परीक्षाएं आती है इस प्रकार की, घर बार छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से बाबा को ब्रिज कोठी छोड़ना पड़ा, भरतपुर कोठी और कोटा हाउस, दूसरा मकान का नाम था कोटा हाउस, वहां जाके रहना पड़ा। फिर परीक्षा आई ड्रामा अनुसार, परीक्षा आई। उस जमाने में राजस्थान सरकार का रेवेन्यू मिनिस्टर था मोहनलाल सुखाड़िया। जो मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर था, बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बना राजस्थान का। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने नोटिस दिया कि ये भरतपुर कोठी और कोटा हाउस जो है ना, वो राजस्थान सरकार को वापस चाहिए। क्यों वापस चाहिए? वहाँ पर गर्मी के दिनों में चीफ मिनिस्टर को रहने का मकान बनाना है, उसको रिनोवेशन करके कि वहाँ पर गर्मी के दिनों में चीफ मिनिस्टर आएगा, वहाँ रहेगा। इसलिए उन्होंने नोटिस दिया, खाली करो, खाली करो, खाली करो।
दादा विश्व किशोर 2 बार जाके आए। इन्होंने कहा ठीक है आपको मैं देता हूँ टाइम, 2 महीना 2 महीना 2 महीना ऐसे करते रहे। और फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर खाली लास्ट डे था। 31 दिसंबर के पहले अगले दिन 30 दिसंबर को दादा विश्व किशोर अहमदाबाद, अरे आबू गए, राजस्थान में जयपुर गए एक्सटेंशन डील के लिए। देखो कितनी बड़ी भारी प्रॉब्लम। हाँ कि 31 दिसंबर कल खाली करना है, कल खाली करना है, और आज 30 तारीख को दादा विश्व किशोर जाकर के कहते हैं कि उसके मकान को एक्सटेंशन करके दो। तो इस प्रकार से दादा गए 30 तारीख को, तो गवर्नर मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि भाई हमारे तो चीफ मिनिस्टर के लिए ये मकान खाली कराना है, इसलिए हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं। कल 31 दिसंबर को आप खाली नहीं करके देंगे तो मैं सिरोही का कलेक्टर को फ़ोन करके बोलूँगा और आपके पास आकर के आपका सामान आदि जो है ना सब रास्ते पर फेंक दूंगा। देखो कितना बड़ा ड्रामा अनुसार परीक्षा आई। तो उसने कहा ठीक है, दादा विश्व किशोर का मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाबा ने क्या किया, बाबा ने देखो कैसी युक्ति किया, ड्रामा के अंदर रास्ता कैसे निकालना चाहिए। और लोग जो है मूंझ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, समझ सोच नहीं सकते क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। बाबा ने क्या किया, सोच समझ के काम कराया। बाबा ने विश्व किशोर दादा को कहा कि आप पटना में फ़ोन करो, वहाँ पटना में बाबा के एक बच्चा है हीरालाल जालन करके, हीरालाल जालन करके बाबा का बच्चा है, उसको बुलाओ पटना से दिल्ली। वो हीरालाल जालन जो है वो भी बिहार का है, और राजेंद्र प्रसाद जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ के ही थे। तो इसलिए उसको बुलाओ और वो राष्ट्रपति के साथ मिले और राष्ट्रपति कागज दे वो मोहनलाल सुखड़िया के ऊपर कि इनको 2 महीने का एक्सटेंशन मिले। बाबा ने उसको कहा हीरालाल जालन को, दादा विश्व किशोर ने हीरालाल जालन को फ़ोन किया। दूसरे दिन सुबह हीरालाल जालन भाई जो है एयरपोर्ट में पटना से आए दिल्ली, और वो दादा विश्व किशोर और जालन के रिश्तेदार जो थे उसकी कार थी, उसकी कार में बैठ करके राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन में जा कर के हीरालाल जालन ने कहा कि हमको तो राष्ट्रपति को मिलना है। तो देखो राष्ट्रपति के पीए ने क्या बोला, अरे कोई राष्ट्रपति कोई मामूली आदमी है क्या, ऐसा नहीं मिल सकता, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्या ऐसे नहीं मिलेगा। तो उसने कहा और मेरा तो राजेंद्र बाबू जो है मेरा दोस्त है, मेरे को उसकी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम तो बचपन के दोस्त हैं, साथी थे। तो गवर्नर उसके पीए ने कहा वो तो आप बचपन में होंगे, अभी तो आपका दोस्त राष्ट्रपति बन गया है। देखो परीक्षाएं कैसे आती है ड्रामा अनुसार। तो दादा विश्व किशोर ने कहा चलो हम यहाँ बैठते हैं, देखिए रास्ता कुछ निकल जाता है। तो इतने में बैठे हुए थे, 10-15 मिनट हुई तो राजेंद्र प्रसाद अपने अशोका हॉल है, अशोका हॉल से निकल करके डाइनिंग में खाना का नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने हीरालाल जालन को देखा, अरे हीरालाल तुम यहाँ क्यों बैठा है। तो क्या उसने कहा कि मैं क्या करूँ, आपका पीए मुझे अंदर मिलने नहीं आने देते हैं। नहीं नहीं तुम अंदर आओ अंदर आओ। तो इसलिए हीरालाल जालन को और विश्व किशोर दादा को राष्ट्रपति ने अंदर बुलाया और कहा कि मैं नाश्ते पे जा रहा हूँ, चलो तुम नाश्ता करो। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो उन्होंने कहा नाश्ता करो। तो हीरालाल जालन ने क्या कहा कि मेरा काम तुम दोस्त थे, तुमसे बात करते, आपसे बात नहीं करते थे, दोस्ती में तुम होता है ना, आप तो बड़े लोगों को कहा जाता है। कहा तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं नाश्ता खाऊं। तो क्या काम है। तो क्या ऐसे ऐसे हमारा जो पिताश्री जो है उनको कोटा हाउस जो है वो खाली करने के लिए मोहनलाल सुखाड़िया ने बोला है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कागज लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे दो और एक्सटेंशन 2 महीने का करा दो। उसने क्या क्या बड़ी बात है, वो नाश्ता करने से पहले उसने ही अपने पीए को बुलाया और राजेंद्र प्रसाद ने
कागज़ डिक्टेट करा दिया और उनसे क्या कागज़ लेकर के दादा विश्व किशोर और ये जो हीरालाल जालन थे वो उनके रिश्तेदार की कार में दिल्ली से जयपुर आए। देखो कितना ड्रामा का भाभी है। 5 बजे जयपुर की ऑफिस बंद हो जाती है और वो बहुत मेहनत करके पहुंचे, 4:45 पहुंचे। कितना ड्रामा ने परीक्षा दिया। 4:45 पहुंचे और इन्होंने अंदर चिट्ठी भेजी विश्व किशोर दादा ने। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने बोला अंदर आओ। वो अंदर गए। मोहनलाल सुखाड़िया ने धमकी दिया, आपने खाली किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया है तो उसने अपने पीए को बोला कि सिरोही के कलेक्टर को बोलो फोन लगाओ, मैं उनसे डायरेक्शन देता हूँ। जितने में दादा विश्व किशोर ने कहा कि आप कलेक्टर को भले फ़ोन करो, पर एक आपका एक दोस्त जो है उसका एक पत्र आया है, आप उसको पढ़ो। तो कहा अभी तो भगवान आएगा ना, भगवान आएगा तो भी मैं उनकी बात नहीं मानने वाला हूँ। तो दादा विश्व किशोर ने कहा कि आप जैसे छोटे आदमी के लिए भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो चुप हो गया। उसने कहा ठीक है, आपके दोस्त को बुलाओ। हीरालाल भाई अंदर गए। हीरालाल भाई ने कागज़ दिया कि आप, मेरा एक दोस्त जो है उसने आपके ऊपर पत्र लिखा हुआ है। पत्र लिखा हुआ है तो उसने खोल के देखा, कल एनवेलप के ऊपर ही था, फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। तो सोचने लगा कि प्रेसिडेंट ने क्या लिखा हुआ होगा। तो प्रेसिडेंट, उसने कागज़ खोला तो उसमें लिखा था कि भाई मोहनलाल सुखाड़िया मेरे खास दोस्त है, हीरालाल जालन, उनकी संस्था का जो है उनको मकान खाली करने के लिए आपने ऑर्डर दिया है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 महीना का एक्सटेंशन दे दो। देखो कैसे होता है। 4:45 और 5 बजे खाली करने का है और उसके पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले ही राष्ट्रपति का पत्र उसके हाथ में जाता है और वो कहता है कि अरे आप लोगों ने तो अब राष्ट्रपति तक गए। तो हीरा विश्व किशोर दादा ने कहा कि हम तो राष्ट्रपति तक भी गए, आपके लिए कि भगवान तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने महान नहीं हैं और इतना कार्य बड़ा नहीं था। तो कहा ठीक है। फिर उसने कहा 2 महीना एक्सटेंशन रखो और 2 महीना एक्सटेंशन कर। बाबा के पास वो लेके जयपुर से फिर कार में हम आबू आए और आबू में सबको बताया, हमारी बहनें दादियाँ जो भी है उसको सबको कहा, भारत हाउस और कोटा हाउस, कोटा भरतपुर कोठी और कोटा हाउस में, कि सबको कहो। उस टाइम पर पांडव भवन ही मिलता था, बाकी कुछ नहीं मिलता था। और आप सबको खूब विचार आप समझो, पांडव भवन जो था ना वो एक जैसे साधारण मकान था, थोड़े कमरे थे, 2 लॉन टेनिस का कमरा था, ज़्यादा जहाँ दादी ईशु दादी के ऊपर ऑफिस थी, वहाँ पर घोड़ों को पानी पीने के लिए वो रखा हुआ था, वहाँ घोड़े पानी पीने के लिए आते थे। और बाजू में घोड़ों का तबेला था, वहाँ घोड़ा जहाँ स्टेबल जिसको होते वहाँ रखने का, ऐसी जगह थी। किसी को भी पसंद नहीं आएंगी, ऐसी जगह थी। तो बाबा ने देखो ड्रामा अनुसार बाबा ने क्या किया, और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए बाबा ने किराए पर वो मकान ले लिया, पांडव भवन। और फिर सबको शिफ्ट किया कोटा हाउस से और भरतपुर कोठी से पांडव भवन। हमारी शील दादी कहती थी हमको कि रमेश, हम लोग जब पांडव भवन आए तो हम तो पहले 2 दिन तो रोते ही रहे, अरे बाबा हमको कहाँ लेके आए, बाबा हमको कहाँ लेके आए, बाबा हमको कहाँ लेके आए। बाबा ने सबको प्रॉमिस दिया था, बाबा ने लिखत में प्रॉमिस दिया बहनों को कि कोई अच्छा भवन मिलेगा मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा, तब तक आप सबको यहाँ ही रहना पड़ेगा। देखो कितनी परीक्षाएं, रहने करने के बारे में भी कितनी परीक्षाएं आई। उसके बाद तो आप जानते हैं, इतिहास जानते हैं कि बाबा ने मुरलियाँ चलाई और बाबा ने बहनों को सेवा के लिए बाहर गाँव निकाल के भेजा, सब कुछ हुआ। इतने में ही आपको मालूम होगा पांडव भवन में ही परीक्षा आई, गरीबी का पेपर आया। गरीबी का पेपर आया, आप समझो आपके सिर पर 300 लोगों को रोज भोजन कराने का, खान पान का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच,
रात को डिनर खिलाने का, उनका पालना का सारा खर्चा आपको उठाना है और आपके पास पैसा नहीं है। आप समझो कितनी बड़ी परीक्षा है आई। पैसा खाली, खिस्सा खाली। हाँ, इस प्रकार से ऐसी बात में बाबा ने क्या किया। अब आपको मालूम होगा ना, ये गरीबी का पेपर हमारे किताबों लिखने वालों ने गलत लिख दिया है गरीबी का पेपर के बारे में। मैंने बाबा को पूछा था कि गरीबी का पेपर कितना घंटा रहा, कितना दिन रहा, कितना मास रहा। बाबा ने कहा गरीबी का पेपर सिर्फ 6 घंटा ही रहा था। ड्रामा अनुसार गरीबी का पेपर 6 घंटा ही रहा था। मैंने कहा बाबा कैसे? तो बाबा ने कहा कि 9 बजे मैं नाश्ता करने के लिए गया तो पतली दाल थी और रोटी थी, सब्जी तो कुछ थे नहीं। तो बाबा को थाली में दिया। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को पूछा, भोली दादी भंडारण थी, भोली भंडारण थी, उसको पूछा कि बच्चों ने नाश्ता किया? तो भोली बहन चुप रही। देखिए कैसी परीक्षा आई थी। ड्रामा कितना पेपर लेती। जैसे आपको मालूम होगा ना, राजा हरिश्चंद्र और तारामती, हरिश्चंद्र और तारामती का व्याख्यान जिन्होंने देखा होगा, सुना होगा, कैसे हो गया। उसका खुद का बेटा जो है मर गया, सांप ने काटा, और अब तारामती उसके बेटे को वहां पर अग्नि संस्कार के लिए लाए। हरिश्चंद्र ने कहा कि आप ऐसा नहीं देंगे तो आपका बेटा जो है मेरा बेटा है, उसका अग्नि संस्कार नहीं हो सकता है। ऐसे ही नल और दमयंती का व्याख्यान महाभारत में पढ़ो, कैसे कैसे परीक्षाएं आती है। इस प्रकार से बाबा के सामने भी कैसी परीक्षाएं आई। बाबा ने, भोली दादी ने कहा कि बच्चों ने खाना नहीं खाया है क्योंकि कोई है नहीं, कुछ चीज भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है, कोई हर्जा नहीं है। देखो बाबा डिप्रेस नहीं हुए। इधर ड्रामा की परीक्षा के टाइम हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि समय पर ही हम ज्ञान भूल जाते हैं। हम वही है, हम वो पांडवों में कर्ण है ना, नाम सुना होगा कर्ण, अभी भी टीवी में सीरियल आती है, सूर्यपुत्र कर्ण। उस प्रकार से उसको समय पर ही ज्ञान भूल गया। इस प्रकार से हम सब कर्ण है पांडवों के, कि हम लोग को समय पर ज्ञान भूल जाता है। और इसके परंतु बाबा को समय पर ही ज्ञान, अपनी अवस्था को संभालना, अचल अडोल अवस्था जो संभालना, वो बाबा की महान दैवी भूमिका थी। बाबा ने उठ के अंदर कमरे में, बाबा के कमरे में आ गए। ऊपर आपने बाबा का कमरा तो देखा ही है, कई लोग जाते हैं, बाबा के चांदी के स्टार लाइट भी रखी हुई है। तो वहां पर वो गए और बाबा ने विश्वरत्न दादा को बुलाया। विश्वरत्न दादा को कहा कि जाओ बच्चे, आज की पोस्ट लेके आओ। पोस्ट जो है ना रोज सुबह 10 बजे आती थी। तो बाबा ने कहा जाओ। 9 बजे तो नाश्ता का था, उसके बाद ऐसा हुआ। तो इसके कारण बाबा दादा विश्वरत्न पोस्ट लेके आया। पोस्ट लेके आया। बाबा ने कहा अच्छा पोस्ट खोलो। पोस्ट खोला तो देखो ड्रामा कैसे मददगार बनता है। पोस्ट खोली तो एक लिफाफा में 200 रुपया निकले। ड्रामा ने कैसा टर्न लिया, एक लिफाफा में 200 रुपया। उसके ऊपर आगे मैंने बाबा को पूछा वो किसने भेजा। कहा बच्चे मैंने भी लिफाफे को आगे पीछे सब देखा, उसका कैंसलेशन स्टैंप होगा वो भी देखा, पर तो पढ़ने में नहीं आया। पोस्ट में आया 200 रुपया। बाबा ने विश्वरत्न दादा और विश्वकिशोर दादा को बुला करके कहा जाओ बाजार में 200 रुपये का खाने का सामान लेके आओ। हाँ, खाने का सामान आप जानते हैं, गेहूँ चावल सब्जी आदि जो भी है आप सब खाते हो, हम सब जो खाते हैं ड्रामा में, हम ब्रह्मा भोजन में खाते हैं, वो सारा लेके आओ। और लेके आए बाजार से, और दोपहर का लंच के टाइम पर सबको पेट भर के खाना मिला। तो परीक्षा कितना घंटा रही? सुबह 9 बजे से दोपहर में 2 बजे तक 5 घंटा ही परीक्षा रही।
और हमारे अखबार किताबों लिखे वाले बहुत लिखे आए, इतना परीक्षा में आई, इतना बातें हुई। वास्तव में ब्रह्मा बाबा ने कहा कि परीक्षा तो 5 घंटा ही रही थी। मैं समझता हूँ आप सबको इंटरेस्ट आता होगा ये कहानी, बाबा के जीवन कहानी। मेरे बाबा और ड्रामा ने बाबा की कई बात में मदद किया, कई बातों में परीक्षा लिया। मैं आपको बता रहा था, दूसरे दिन सुबह लिफाफा एक आया, उसमें 1000 रुपया निकला। और उस प्रकार से तो कहीं पीछे कई बहनों ने अपने रिश्तेदारों को लिखा था, तो पैसा आता गया और गरीबी का पेपर दूर हो गया। फिर परीक्षा आई बाबा के सामने, ड्रामा अनुसार। बाबा का बेटा था, बेटा है अभी भी, नारायण जो है, वो नारायण ने एक दिन सुबह आकर के बाबा को कहा, जिसको बाबा ने जन्म दिया, बाबा के घर में रहा, बाबा ने पालना किया, वो बेटा आकर के कहता है कि बस बाबा मेरे को अभी दुनिया में जाना है, मेरे को घर बार, हम दुनिया के अंदर जाकर के अपना दुनिया बसाने की है। तो बाबा नारायण के साथ दादी विजेंद्रा का एक बड़ा बेटा था, घनसी करके, घनश्याम। घनश्याम को शॉर्ट में घनसी कहते थे। घनसी ने भी कहा मैं भी मेरे चाचा के साथ जाता हूँ। तो दोनों निकल चुके। मैंने नारायण दादा को पूछा, आप निकले तो क्या हुआ, कैसे गए आए बॉम्बे? कहा ट्रेन में आए, विदाउट टिकट आए, विदाउट टिकट। देखो कितनी परीक्षाएं आती है। ड्रामा कितना बाबा के बच्चे, जिसका बाप ने लाखों रुपया का आधार पर संस्था की स्थापना की, बाबा ने एक पैसा नहीं दिया और किसी के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेटर भी नहीं लिख के दिया। लिटरली बॉम्बे के अंदर फुटपाथ पर दादा नारायण दादा और घनसी रहते थे। थोड़ा कुछ मजदूरी का काम करते, कमाई करते चलते थे। दीदी मनमोहिनी ने अपनी भाभी जो थी उसको लिखा कि ऐसे बाबा का नारायण और पोतरा घनसी निकले हुए, आपको अगर मिले तो आप उसको आसरा देना, उसको मदद करना। और ड्रामा अनुसार बॉम्बे की चौपाटी की रास्ता जो है ना, विश्व किशोर अपने दादा नारायण और घनसी चल रहे थे, और दीदी मनमोहिनी की जो भाभी थी वो कार में जा रही थी। उसने नारायण को और घनसी को देखा तो उसने कार खड़ी किया और कहा कि तुम नारायण हो ना? तो कहा हाँ। तुम घनसी हो? तो कहा हाँ। हाँ तो कहा चलो मेरे साथ, मैं दीदी मनमोहिनी की भाभी हूँ और मुझे आपके बारे में पत्र आया है। देखो कैसे, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे हो जाता है। और दादी उसकी भाभी के साथ वो गई और उनके घर में जा कर के रहे, और उन्होंने अपना कपड़ा पहन दिया, स्नान पानी कराया, सब कुछ किया और बाद में सेटल भी हो गए। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, बाबा नारायण ने शादी किया, उसके कारण मकान ले लिया। उसके अंदर बाबा 61 में 2 महीना उधर आकर के भी रहे। और उस दिनों में क्या हुआ, मालूम कितनी परीक्षाएं आती है। देखो ड्रामा अनुसार हमारा जो दादा बाबा ब्रह्मा बाबा का दोहरा पौत्र था घनसी, उसको क्या बोलते, चेचक, गुजराती में कहते हैं शीतला माता आती है। अब शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं और दाग रह जाते हैं। कंटेजियस डिजीज है, मतलब वही रोग फैल जाता है। बॉम्बे में एक ही हॉस्पिटल है, उसके अंदर ही उसके रख सकते हैं, दूसरे कोई से को नहीं रख सकते। अभी तो उस हॉस्पिटल का नाम बदली हो गया, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल में उसको लेके गए, तो उसको बहुत बीमारी थी, सारे शरीर में वो फोड़े हो गए थे। और उस फोड़े में से परु होता है ना, मतलब जो पक जाता है ना, फोड़ा फोड़ा होता है, पक जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, आपके भाषा में, हिंदी में भी क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। वो निकलता था। वो घनसी जीवन के अंत की अवस्था में था और घनसी ने कहलाया कि मुझे ब्रह्मा बाबा को मिलना है, मुझे ब्रह्मा बाबा को मिलना है। देखो ड्रामा अनुसार कैसी परीक्षाएं आती है। बाबा का भी पौत्र था और उसकी अंतिम इच्छा थी
कि मुझे बाबा से मिलना है, मैं अंतिम विदाई लेता हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। वहाँ गए, कंसी ने बाबा को देखा तो कंसी तो जो है ना बाबा को चिटक पड़ा, बाबा की गोद में आ गया। बाबा ने उसको प्यार किया, समझाया किया, और अंतिम विदाई थी। बाबा ने समझ लिया और उसको अंतिम विदाई के रूप में प्यार से विदाई दिया। बाबा फिर से अपने पास वहाँ पर पारिजात बिल्डिंग में आ गए। इसके पहले बाबा के युगल जो थी जसोदा, वो बीमार पड़ी। बाबा आबू में था और जसोदा माता बॉम्बे में थी, बॉम्बे के अंदर हॉस्पिटल में थी। उसको कैंसर हुआ था। समझ में नहीं आता था कि कैंसर है या जलंधर है। मैं खुद भी उनके शरीर छूटा, उसके अगले दिन उनको हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया था। तो देखो, हाँ, बाबा की खुद की युगल। दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, हमारे इतने भाई बहन भाई बैठे हुए, अगर जो अधर कुमार है, आप सोचो ड्रामा प्लान अनुसार आपकी वाइफ को कैंसर होता है और आपकी वाइफ डेथ बेड पर है, तो आप वहाँ जाएंगे या नहीं उनके पास, या कहेंगे तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते? क्या होता है? मैं अपना अनुभव सुना हूँ। अरे लौकिक के जो उषा जो थी उसको कैंसर था, मुझे रहना पड़ता था, मैं ध्यान रखना ही पड़ता था। बाबा ने क्या किया, नारायण को कहा तुम संभालो। अग्नि संस्कार के टाइम पर भी बाबा ने कहा मैं तो नहीं आता हूँ, नारायण को कहा तुम अग्नि संस्कार कर दो। वही जसोदा माता ने भी कितनी सुंदर अपनी अवस्था बनाई थी कि जब कराची में आए, अपने जसोदा भवन में सब आए, तो ड्यूटी के विभाजन करना था। ड्यूटी के विभाजन के अंदर बाबा तो करोड़पति था, करोड़पति की पत्नी थी, तो कितना अहंकार होना चाहिए, कितना अभिमान होना चाहिए। इसके ड्यूटी का विभाजन जब हुआ तब जसोदा माता ने क्या मांगा मालूम है? ड्यूटी क्या मांगा? माता यहाँ बैठी हुई है, आप देखो आपका पति अगर आप यहाँ को कन्याओं का पिता करोड़पति हो तो आप क्या ड्यूटी लेंगे? आप तो समझेंगे ना मैं कौन हूँ। हाँ, जैसे राजा की पत्नी रानी होती है, इस प्रकार से बाबा का स्थापन करने वाला का पत्नी कितनी पोजीशन हाई होनी चाहिए। परंतु जसोदा माता ने क्या मांगा? मुझे झाड़ू बर्तन और पोछा का, बर्तन धुलाई करने का, झाड़ू लगाने का और बर्तन साफ करने की ड्यूटी दो। तो बाबा ने पूछा बच्चे तुमको क्यों, तुमने ये ड्यूटी क्यों मांगी? देखो कोई जसोदा माता कोई एमए पीएचडी पढ़ी लिखी नहीं थी। जसोदा माता साधारण गृहस्थ जीवन की जैसे माताएं होती है उस प्रकार थी। उसने कहा, बहुत सुंदर बात कही, आप सब नोट करके रखिए। उसने कहा कि मुझे मालूम है मैं ब्रह्मा बाबा की लौकिक युगल हूँ। हाँ, मेरे पर मेरे को देह अभिमान आ सकता है कि मैं कौन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, परंतु मेरा अहंकार के ऊपर जीत पाने के लिए कि मैं साधारण भी काम, जैसे घर में आप देखते हैं यहाँ भी झाड़ू पोछा लगाने वाले कई माताएं नौकर के रूप में रखती है, नौकरानी के रूप में। इस प्रकार से नौकरानी के रूप का कारोबार करके उसने झाड़ू पोछा और सफाई का कारोबार पूरा ही अपने हाथों में लिया। दादा ब्रह्मा बाबा की बेटी थी दादी निर्मल शांता, आप सब जानते हैं, कलकत्ता ईस्टर्न जोन के हेड भी थे। इन्होंने क्या ड्यूटी मांगी? बर्तन साफ करने की मांगी। और कैसे कैसे बर्तन साफ करने में परीक्षाएं आई, बात बहुत लंबी बात है। तो कहने का मतलब ये है ऐसी ऐसी परीक्षाएं ड्रामा अनुसार आई, परंतु बाबा ने अपनी अवस्था पक्की रखी। हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आवे तो ऐसी हमारी अवस्था पक्की रहेगी? प्रश्न ये है। तो मैं यही बता रहा था कि इसका भी शरीर छूट गया जसोदा माता का, बाबा ने वहीं बॉम्बे में ही रखा। उसके बाद में आप सब जानते हैं क्या हुआ, मातेश्वरी को भी कैंसर हुआ।
मातेश्वरी को भी कैंसर हुआ और कानपुर में मालूम पड़ा कि मातेश्वरी को कैंसर है। तो इसके कारण बाबा कानपुर वालों ने बाबा को फोन किया। देखो क्या ड्रामा में परीक्षाएं आती है। संस्था की हेड मातेश्वरी हेड थी, जो बाबा ने ओम मंडली की बनाई, जो संस्था बनाई थी, उसका जो चेयरपर्सन थी, तो उनको कैंसर हुआ। कानपुर वालों ने बाबा को फोन किया कि बाबा का मम्मा को कैंसर निकला है, डॉक्टर कहता है कि बॉम्बे में ही टाटा हॉस्पिटल है, वहाँ उसको लेके जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा पहले उसको आबू भेजो। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने रमेश को भी बॉम्बे में भी फ़ोन किया हुआ है। तो हमारे कानपुर के त्रिलोकचंद भाई, संतराम भाई, मोतीचंद भाई आदि जो भी आरसी गुप्ता, इन सब ने मिल करके हमको फ़ोन किया कि मम्मा को कैंसर की बात निकली है, कैंसर डायग्नाइज हुआ है, और बाबा कहते हैं मम्मा को पहले आबू भेजो, फिर बॉम्बे में लेके भेजेंगे। मैंने कानपुर वालों को कहा कि नहीं, उनको मम्मा को यहाँ ही भेजो। तो कहा बाबा ने ऐसा कहा है। मैंने कहा मैं बाबा को फ़ोन करता हूँ कि मम्मा को डायरेक्ट यहाँ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आना चाहिए। आबू में जाएंगे तो क्या करेंगे, आबू तो जंगल है। उस जमाने में तो खास आबादी भी थी नहीं 65 में, तो फिर 64 में। तो फिर मैंने बाबा को फ़ोन किया। बाबा ने कहा बच्चे क्या करूं, तेरी मम्मा को बॉम्बे में रहने की जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी नहीं है। देखो कितनी बड़ी भारी परीक्षा। मातेश्वरी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को 3 पैर पृथ्वी नहीं। इस प्रकार की चिंता बाबा को लगी। बाबा को मैंने कहा बाबा आप फिक्र क्यों करते हो, हमारा घर है, मेरे घर में ही पहले मम्मा 8 महीना रही हुई है, हमारे घर में आकर के रहेंगी। तो बाबा ने कहा कि मर्चा अभी तो पहले तो तेरे पास 2 घर थे, अब पुराना घर था वो तो खत्म हो गया, अब एक ही घर है। मैंने कहा उसमें क्या हो गया। बाबा मानते ही नहीं थे। फिर मैंने कहा कि बाबा हमारे घर में अनिलाबेन डॉक्टर है तो पेशेंट को तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, घड़ी घड़ी बीमारी में इंजेक्शन लगाओ, सलाइन दो, क्या क्या करो। घर में डॉक्टर होगा तो कितना आसानी हो जाएगी। और कोई भी हमारी बाजू में गामदेवी सेंटर तो है, वहाँ से ही दादी को प्रकाशमणि है, वो सब आते रहेंगे, सब आएंगे। बाबा ने कहा ठीक है, कानपुर वालों को बोल दो कि बॉम्बे जावे मम्मा मातेश्वर। ने कहा बाबा मेरा कहने से क्या कानपुर वाले मानेंगे, आपको फ़ोन करना पड़ेगा कि मम्मा को कानपुर से बॉम्बे लेके जाओ। देखो बाबा ने कितना धैर्य से कारोबार किया। मम्मा का कैंसर सुन करके हम मूंझ नहीं गए, डिप्रेशन में नहीं आएगा, अरे अब क्या होगा, अब संस्था कैसे चलेगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जिसको बाबा मुरली में कहते क्यों क्या क्या कैसे, इसकी जो क्यों जो लग जाती है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी होती है। बाबा ने उस क्यों क्या क्या उसके अंदर वो नहीं गए और सीधा ही कह दिया कि ठीक है बॉम्बे में चले। और विश्व के वहाँ पर बॉम्बे अपने कानपुर में बोल दिया, मम्मा बॉम्बे में आई। इतने में बाबा ने भी आबू से विश्व किशोर दादा को भेज दिया और यहाँ आए, मम्मा की ट्रीटमेंट हुई, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद मातेश्वरी को अब लेके गए। इस प्रकार से देखो कैसी परीक्षाएं आती है। इसके बाद आप जानते हैं मातेश्वरी जी ने 25 जून सितंबर को, शायद 25 सितंबर है, 65 में शरीर छोड़ दिया। देखो कैसी परीक्षाएं आई। संस्था की मुख्य संचालिका जो है, जो सारा इंटरनल कारोबार संभालती थी, उसने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा के सामने ड्रामानुसार कितनी बड़ी परीक्षाएं आई। हम खुद यहाँ आए थे, अग्नि संस्कार के टाइम पर पहुँच गए थे बॉम्बे से। हमने बाबा को देखा हुआ है। बाबा ने अपनी अवस्था बिल्कुल अच्छी रखी थी, बिल्कुल अच्छी रखी थी। हम शाम को बाबा से मिले तो बाबा ने क्या कहा मालूम है, बड़ा विचित्र सवाल पूछा हम लोग 5 लोग थे। मैं था, उषा थी, नलिनी बहन थी, दादा नारायण था और एक और कोई याद नहीं है पांचवा नाम। 5 लोग हम कार में अहमदाबाद, प्लेन में अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से कार टैक्सी में हम महसाणा आए और महसाणा से फिर यहाँ आए। महसाणा से हमको ट्रेन में
निर्भय भाई, दादी प्रकाशमणि और सीता माता मिल गए। हम 5 हुए, 3 8 आए। अग्नि संस्कार में पहुंच गए। बॉम्बे से सामान सब लाए थे, सुखड़ चंदन आदि सब लाए थे। उसके द्वारा अंतिम विदाई दिया मातेश्वरी को। और शाम को गए, हमने समझा कि बाबा को तो बहुत वो हो गया होगा। बाबा के पास गए तो बाबा एकदम शांत थे। बाबा ने कहा, बच्चे हम लोग, हमारा दिन ऐसे ऐसा होता था, और तो बाबा का कुछ नहीं होता। बाबा ने सीधा ही पूछा, मेरे सामने ही देख करके पूछा कि बच्चा पर्चा नहीं करने का आया हुआ है? पर्चा नहीं, ये सिंधी शब्द है। पर्चा नहीं माना शोक प्रदर्शित करने को आया है। देखो बाबा में कितनी धैर्यता थी, कितना ड्रामा को ढाल बना करके कार्य करना। हम सब ड्रामा को ढाल बना करके कार्य करते हैं। बाबा ने कहा शोक प्रदर्शित करने आए हैं। मैंने कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा शोक की क्या बात है, जब तक शरीर था तब तक साथ में थी मम्मा, अब मम्मा एडवांस पार्टी में गई है, अच्छी बात है, उसमें शोक क्यों करते हो? बाबा का तो ड्रामा जो है वो चलता ही रहेगा। और इस प्रकार से बाबा ने ड्रामा को चलने दिया और हम लोगों को सबको खुश कर दिया। दूसरे दिन योग यहाँ पर टीचर्स की भट्टी कर दिया, जिसमें सुदेश दादी आदि भी, चक्रधारी बहन भी थी शायद, इस प्रकार से जो थे। और इस प्रकार से कारोबार चलता रहा। पीछे 1 साल के बाद दूसरी परीक्षा आई बाबा के सामने ड्रामा अनुसार। देखो परीक्षा की बात बताता हूँ, ड्रामा कैसी बाबा की परीक्षा लेते था। आप कहेंगे सर्वशक्तिवान परमात्मा है तो फिर बाबा की परीक्षा क्यों नहीं ले जाए? हम तो ऐसा ही मानते हैं ना। अरे बाबा बैठा हुआ है, फिर परीक्षा क्यों आनी चाहिए? परीक्षा क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? बाबा क्या कहते हैं, परीक्षा आएगी तो अच्छा है, हो गया, अब से द्वारा आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। बाबा पॉजिटिव सेंस में लेता है। हमारे सामने परीक्षाएं आती है तो क्या होता है, ड्रामा अनुसार परीक्षाएं आती है हमारे में नेगेटिव। और उसमें भी बाबा का बनने के बाद तो सोचते हैं अरे बाबा का बन गया, उसके बाद हमारे सामने परीक्षा क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों, क्या क्या प्रश्न हमारे सामने सदैव रहते हैं। बाबा के सामने अंत तक परीक्षाएं आती रही। तो बाबा के पास 66 की बात है, 66 में अपना जो पांडव भवन जो है वो बाबा का पांडव भवन दादा विश्व किशोर के नाम पर था। तो वो बाबा को ट्रांसफर कराना, वो दादा विश्व किशोर की ऑपरेशन था उसके पहले, वो मकान जो है दादा पांडव भवन जो है वो 4 दादियों के नाम, दादी प्रकाशमणि, ब्रिजेंद्र दादी, चंद्रमणि दादी और दादी मनमोहिनी, उन्हों के नाम पर, नहीं जानकी दादी, विजेंद्र दादी नहीं थी, जानकी दादी के नाम पर करना था। आज 3 दादियों ने तो शरीर अव्यक्त हो गए, खाली दादी जानकी शरीर में है। तो उस प्रकार से वो मकान उसके नाम में दादियों के नाम पर करना था, इसलिए दादा विश्व किशोर में और संतरी दादी दादा विश्व किशोर की लौकिक युगल आबू रोड पर आए। आबू रोड पर आए तो बाबा ने पत्र लिख करके भेजा। भोली दादी थी उस जमाने में, रेलवे में रिसीव करने के लिए। अभी आज के ज़माने में सोमशेखर आदि आते हैं, आप सबको मालूम होगा। उसके बदले में भोली दादी आई, उन्होंने चिट्ठी बाबा के दी हम दोनों के ऊपर, और साथ में नाश्ता भेजा था। कहा कि आप स्टेशन पर ही, प्लेटफॉर्म पर भी वेटिंग रूम में स्नान पानी कर लेना, नाश्ता भेजा है वो कर लेना, और मकान 4 दादियों के नाम पर ट्रांसफर, इसको रिलीज डीड कहते हैं, रिलीज डीड रजिस्टर करके फिर ऊपर आना। तो इस प्रकार से बाबा ने कितना धैर्य से अपना कारोबार उठाया और हम लोगों को बाबा का नीचे रजिस्टर करा करके ऊपर भेजा। और दूसरे दिन हम बॉम्बे से वापस जाने लगे। निकलने से पहले बाबा ने कितना धैर्य से काम किया हुआ होगा। चंद्रहास भाई, बाबा ऐसे फोटोग्राफ निकालने के लिए मना करते। उस दिन बाबा ने चंद्रहास दादा जो है ऊपर सोया हुआ था, उसको उठाया, कहा नीचे आओ और दादा विश्व किशोर के साथ मेरा अंतिम फोटो निकालना है। अंतिम फोटो शब्द नहीं बोला, फोटो निकालना है। दादा विश्व किशोर, मैं और बर्मा बाबा खड़े थे। अभी भी कई जगह पर आपने वो फोटो देखा होगा, ऊपर हिस्ट्री हॉल में भी वो देखने में आएगा। वो फोटो निकाल करके
फिर हम लोग विदाई किया। तो ट्रेन में हमने विश्व किशोर दादा को पूछा, ट्रेन में, कि आज बाबा ने अपना नियम क्यों तोड़ा, फोटोग्राफ नहीं लेने की बात को तोड़ कर छोड़ करके आज बाबा ने चंद्रहास दादा को क्यों उठाया। विचित्र सवाल था मेरा, और उसका जवाब उनसे भी ज्यादा विचित्र था। दादा विश्व किशोर ने कहा कि बाबा को मालूम है ये मेरी अंतिम विदाई थी, ये मेरी अंतिम विदाई थी। बाबा, मैंने कहा बाबा ऐसा कैसे आपकी अंतिम विदाई, आपका तो खाली एक ऑपरेशन होने वाला है, उसमें क्या बड़ी बात है। कहा नहीं, मैंने बाबा को कहा है, बाबा को एप्लीकेशन दिया। देखो बाबा का राइट हैंड, राइट फ्रॉम बाबा का लौकिक में भतीजा भी होता है, और 1937 से बाबा के साथ हर कदम पे कदम बाबा का जैसे पीए का भी काम किया, राइट हैंड का भी काम किया, सब काम करते रहे। और उसने 66 में एप्लीकेशन दिया, 66 या 67 की शुरुआत में कि मैं अभी एडवांस पार्टी में जाऊं। देखो आपका भतीजा आपसे मांगे मैं एडवांस पार्टी में जाऊं, जो आपका राइट हैंड है 1937 से 66 तक आपके साथ में है, और आपने ही उनको आगे बढ़ाया, बिजनेस में भी आगे बढ़ाया, उसकी दुकान खोल दिया ज्वेलरी की। इस प्रकार से सब प्रकार का साथी जो था वो आपको कहे कि मुझे अभी एडवांस पार्टी में जाना है। बोलिए किस प्रकार से परीक्षाएं आती होगी, ड्रामा अनुसार कैसी परीक्षाएं बाबा के सामने आई होगी। बाबा ने उनको समझाने की कोशिश किया तो दादा विश्व किशोर ने कहा कि नहीं, अभी तो बाबा आपके पास पढ़े लिखे आ गए, जगदीश बच्चा आ गया है, निर्मल भाई आ गए, ब्रिजमोहन भाई है, रमेश है, ये सब जो है पढ़े लिखे हैं, मैं तो साधारण हूँ। मैं हमेशा ही आप जाने वाले ट्रेन में होते उसके पहले जा कर के ट्रेन का रहने करने का, ट्रेन में जाने का रिजर्वेशन आदि का बंदोबस्त करता था। मैं इसी प्रकार से एडवांस पार्टी में जा कर के भविष्य की तैयारी करने के लिए जाना चाहता हूँ। इच्छा मृत्यु इसको कहते हैं, इच्छा मृत्यु। ऐसा इच्छा मृत्यु आपका भतीजा आपके सामने बात रखे, आपको क्या लगेगा, क्या आपकी अवस्था होगी? आप छुट्टी देंगे प्यार से? बाबा ने छुट्टी दिया, बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, ड्रामा को जो भी मंजूर होगा आप भले करो। और इसलिए दादा ने बॉम्बे में आए, हम लोग बॉम्बे में आए, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के कारण उनको रात को नींद नहीं आती थी, और रात को उसको नींद की गोली नहीं देते थे। तो बाबा को मालूम पड़ा, दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में थी, इन्होंने दीदी मनमोहिनी को कहा कि विश्व किशोर दादा को रात को नींद नहीं आती है। तो बाबा ने विश्व किशोर दादा को सकाश दिया, योग की सकाश दिया। बाबा योग करते रहे और दादा विश्व किशोर को बॉम्बे में हॉस्पिटल के अंदर नींद आ गई। और मैं तो रात को नींद वहाँ हॉस्पिटल में ही था, तो मैंने सुबह आकर के दादी को बताया, दादी प्रकाश मणि को, कि कल रात को दादा विश्व किशोर को बहुत अच्छी नींद आई। इतने में आबू से फोन आया, बड़ी दीदी ने दीदी मनमोही प्रकाश मणि को कहा, अरे प्रकाश मणि, कुमार का तुमने ये क्या किया, क्यों बाबा को बताया कि विश्व किशोर दादा को नींद नहीं आती? कल रात सारी रात ब्रह्मा बाबा जागते रहे, योगदान देते रहे, सकाश देते रहे, और विश्व दीदी दादी प्रकाश मणि ने कहा कि हाँ कल रात को भाव को विश्व किशोर दादा को बहुत अच्छी नींद आई। देखो इस प्रकार से योगदान देने के लिए भी तैयार, तत्पर, परंतु क्या हुआ, 5वें दिन दादा विश्व किशोर का शरीर छूट गया। मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैंने खुद प्रयत्न किया कि अभी दादा विश्व किशोर की बॉडी को आबू ले जाना चाहिए। हमने डाकोटा प्लेन चार्टर फ्लाइट का भी बंदोबस्त कर दिया कि हम बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से फिर एम्बुलेंस बुला करके दादा विश्व किशोर की बॉडी को आबू लेके आएंगे। हमने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा
दादा का जो है इतना, दादा ने त्याग तपस्या पुरुषार्थ किया है, अपनी भी सारी संपत्ति यज्ञ में समर्पित की थी, और उसकी बॉडी का अग्नि संस्कार तो आबू में होना चाहिए, आपके हाथों से होना चाहिए। देखो बाबा क्या जवाब देता है। इस प्रकार का ड्रामा को एक्सेप्ट करके इस प्रकार की अवस्था धारण करना बहुत कठिन बात है। बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे क्या करेंगे, हमारा कनेक्शन तो आत्मा के साथ था, शरीर के साथ तो नहीं था, आत्मा के साथ हमारा था। और वो आत्मा तो आगे हमारी छुट्टी लेकर के एडवांस पार्टी में गई है, इसका शोक कैसे करेंगे, एडवांस पार्टी में गई है, अच्छी बात है। तो इसके लिए उसके अग्नि संस्कार के लिए बॉम्बे लाने की, आबू से बॉम्बे से आबू लाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ ही अग्नि संस्कार कर दो। वहाँ नारायण बच्चा भी है, दादी प्रकाशमणि भी है, आप सब बैठे हुए हो, आप वहाँ ही अग्नि संस्कार कर दो। कितनी धैर्यता के आधार पर कल तक का जो अपना राइट हैंड जो था वो आज शरीर छोड़ता है। कल तक जिसको नींद लाने के लिए, रात को नींद आवे उसके लिए सारी रात जाग करके योगदान देना, सकाश देने वाला ब्रह्मा बाबा, हाँ, शरीर छूटने के बाद आबू लेके आने की परीक्षा, यहाँ तो कारोबार, हाँ, डाकोटा प्लेन में बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से एम्बुलेंस में बॉम्बे आबू लेके आने का कार्य नहीं करते हैं, नहीं सैंक्शन देते हैं। आप समझो, हाँ, कितनी बड़ी बात है। हाँ, आप सब जो कहेंगे, सब तो यही कहेंगे, अरे सर्वशक्तिमान परमात्मा था तो भी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। इस प्रकार से ही करते रहते हैं। हम लोग मानते हैं, बाबा को तो मालूम है, हम ज्ञान का फायदा लेने के लिए, ज्ञान से प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान से कमाई करने का हम नहीं करते, धन का। दुनिया में क्या करते, कहीं धन की कमाई करने का आदि का काम हम बाबा के बनने के बाद भी करते। बाबा का ज्ञान को कॉमर्शियल रूप में उपकार, कॉमर्शियल रूप में उसका फायदा लेने का प्रयत्न करते हैं। बाबा ने परीक्षाएं इतनी आई तो भी कभी भी यज्ञ के अंदर कॉमर्शियल रूप में, कमाई के रूप में काम नहीं किया। हमेशा ही त्याग तपस्या पुरुषार्थ और उसके द्वारा ही आई हुई समस्याएं जो भी है ड्रामा अनुसार, हाँ, ड्रामा के। मैं आपको बताऊं एक दूसरा, 62 में मातेश्वरी जी, मैं यहाँ बॉम्बे आबू में था, 62 में मातेश्वरी जो है पंजाब आदि का चक्कर लगा करके हापुड़ जा करके, हापुड़ से फिर दिल्ली होकर के आबू में आई। मम्मा का स्वागत किया हम लोगों ने। मम्मा ने हापुड़ की परिस्थिति बताई कि हापुड़ में एंटी पार्टी ने बहुत परेशान किया, बलदेव भाई जो इसके गले में सांप डाला था, ऐसी ऐसी काफ़ी परीक्षाएं लिया, खाना पीना बंद, पानी बंद, बिजली बंद, सब कुछ बंद कर दिया था जहाँ सेंटर था उसका। सफाई करने वाले को भी अलाउ नहीं, सब्जी वालों को भी कुछ भी नहीं लेके जाने का, कुछ भी नहीं खाने का। तो ऐसे ही परिस्थिति में रखा हुआ था। और मातेश्वरी ने आकर के आबू में आकर के रात्रि क्लास के अंदर हापुड़ की सारी परिस्थिति का ज्ञान सुनाया। तो मेरा मन भी ऐसे ऐसे हिल गया, मेरी परिस्थिति स्थिति भी हिल गई। क्या देखो, बाबा का बनने के बाद कितनी परीक्षाएं आई, कैसे आई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी हिल गया था। तो मैंने रात को फिर भोजन के बाद बाबा के पास गया। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, हापुड़ का सारा समाचार सुन करके मेरी तो अवस्था हिल गई है। आपको कुछ नहीं होता है, आप तो संस्था के हेड है, स्थापक है, अलौकिक पिता है। आपको, मैं एक साधारण हूँ, वो भी हिल गया तो आपको तो क्या हो गया होगा। अगर हमारी संस्था, बाबा को लगा होगा मेरी संस्था को ऐसा ऐसा होता है, कैसे सब कर सकते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर मुझे जवाब दिया। बाबा ने कहा, बाबा को ऐसी परिस्थिति है, ड्रामा के पेपर्स जाते हैं, उसकी बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बाबा को एक बात पक्की है, वो आप सब, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको वो बात पक्की मन में धारण करनी चाहिए कि बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले जैसे
स्थापना हुई थी नई दुनिया की और पुरानी दुनिया का परिवर्तन हुआ नई दुनिया में। इसी प्रकार से 5000 वर्ष पहले जो हुआ था उस प्रकार से हो रहा है और इसके कारण उसके अंदर कोई भी प्रकार का दुख, अशांति या उद्वेग आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। वाह ड्रामा, वाह।